नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बकरी पालन कम लागत में अधिक आय का जरिया। अधिक उपज के लिए अलसी की फसल में जरूरी कार्य। बकरी पालन एक ऐसा कृषि सह व्यवसाय है जिसे कम लागत में शुरू करके इसे बड़े व्यवसाय में बदला जा सकता है। लेकिन इसके लिए बकरियों की उन्नत नस्ल, आवास की उचित व्यवस्था, आहार प्रबंधन और सही ढंग से देखरेख पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो आइए इन सभी विषयों पर विस्तार से जानते हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार गौड़ से। बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है, लेकिन इसके जो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, पहला है इसमें हम कौन सी नस्ल की बकरी का लालन पालन करें। प्रथम कार्य वही होता है। जो बकरियों की नस्लें हैं भारतवर्ष की, उनमें प्रमुखतः जमुनापारी, बारबरी, सिरोही, बीटल, ब्लैक बंगाल आदि नस्लें हैं जो कि विभिन्न उद्देश्यों के हिसाब से पाली जाती हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की जलवायु को देखते हुए मध्य प्रदेश के आसपास चंबल रीजन में पाई जाने वाली जमुनापारी नस्ल की बकरी ये दो उद्देश्यों को पूरा कर देती है। एक तो बकरी पालक को जो दूध की आवश्यकता होती है वो 1.5 से 2.5 लीटर के बीच में उपलब्ध हो जाती है, और इसके जो नर वत्स होते हैं या आगे चल के एक बकरे का रूप लेते हैं, जिनसे कि मांस उत्पादन भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आवास गृह जो होने चाहिए बकरियों के लिए, फर्श तो आमून तौर पर पक्का हो तो बहुत अच्छा है। फिर आर्थिक जो स्थिति है पशुपालक की या बकरी पालक की, उसके हिसाब से वो आवास गृह निर्मित करे। अमूमन जहाँ भी निर्मित किए जाते हैं वो ऊंचे स्थान पर निर्मित किए जाने चाहिए, जिससे कि बारिश के मौसम का पानी का भराव उनके आसपास या उस क्षेत्र में ना हो, यह हमें ध्यान रखना। बात 10 बकरी और 2 बकरों के साथ की जा सकती है। लेकिन एक वयस्क पशु को जो स्थान चाहिए होता है वो 6 बाई 4 फुट की जगह की जरूरत पड़ती है, खास तौर से आवास गृह में। और उसका दोगुना जो एरिया क्षेत्रफल होता है वह बाड़े के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। आवास गृह जो है 12 से 15 फुट की ऊंचाई का बना हुआ होना चाहिए। इसकी जो छत होती है घास फूस की भी कर सकते हैं, लेकिन ये अस्थायी छत कहलाती है। अगर जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो एस्बेस्टस की शीट का भी उपयोग कर सकते हैं। और साथ में जो दीवारें होती हैं वो दीवारें आधी तो उठी हुई होती हैं और बाकी में खुली हवा के आदान प्रदान, स्वच्छ हवा के आदान प्रदान के लिए उनमें लोहे की जालियां या ग्रिल लगा दिए जाते हैं, साथ में मच्छर जाली भी लगाई जाती है। तो इस प्रकार के आवास गृह के स्थान की आवश्यकता होती है। साथ में जो बाड़े हम निर्मित करते हैं उन बाड़ों में खाने की नाद भी बनी होती हैं दीवार के सहारे, और पानी की नादों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और पानी भी जो हो उसका स्रोत जो है वो है या तो कुआं हो या बोरवेल का पानी हो। तो ये पानी जो होते हैं ये स्वच्छ और साफ होते हैं। आवास गृह में खास तौर से शीत ऋतु के मौसम को देखते हुए हमें जो उनका फर्श होता है तो ऐसे समय हमें
धान के पुआल का बिछावन उपयोग में लाना चाहिए, चाहे वो किसी भी अवस्था का, मतलब बकरी की अवस्था का पशु हो। रात्रिकालीन समय में हमें आवास गृह के चारों ओर बोरे की फट्टियां जो हैं वो लटका अगर दें हम रात के समय में, तो ठंडी हवाओं का प्रवेश आवास गृह में नहीं होता है और इस तरह से बकरियां और बकरे जो हैं आरामदायक स्थिति में इस शीत ऋतु में भी आराम से। अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। तिलहनी फसलों के अंतर्गत हमारे जिन किसान भाइयों ने अलसी की फसल लगाई है, उससे अधिक उत्पादन तभी मिलेगा जब आप फसल में किए जाने वाले आवश्यक कार्यों को सही समय पर करेंगे। तो अलसी की फसल में इस समय कौन कौन से कार्यों को किस तरह से करना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बालाघाट के डॉक्टर SB अग्रवाल। किसान भाइयों, अभी जिन क्षेत्रों में जहां सिंचित क्षेत्र नहीं है, जहां पर जल्दी से अलसी की बोनी कर दी गई है और फसल में जहां बोनियां आ गई हैं, यानी फूल निकलने के बाद उसके अंदर दाना बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक अच्छी किस्म से बीज तैयार करने के लिए अलसी में दो समस्याएं, एक पहला नंबर ये कि अवांछित पौधे और दूसरे खरपतवारों की संख्या। और वो खरपतवार का बीज यदि अलसी के साथ मिले हुए होते हैं तो वो आगे चलकर जहाँ भी बोए जाते हैं और वहाँ पर ये नुकसान पहुँचाते हैं। इसको नियंत्रण करने का ये भी तरीका हो सकता है कि उसको काट कर उसको दूर रखना है तो काट कर अलग कर दें और जानवरों को खिला सकते हैं, नहीं है तो ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद कर दबा दें। अलसी की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करना आवश्यक होता है। तो आप कैसे करें सिंचाई प्रबंधन, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं। ऐसी अवस्था में जहाँ पर उतेरा किया है या जहाँ पर शुद्ध तौर से अलसी लगाई गई है, जिन किसान भाइयों के पास यदि एक पानी की व्यवस्था है तो बोड़ियाँ यानी जो फल बनाए हैं उस समय एक हल्की सिंचाई कर दें तो निश्चित तौर से दाने और पौधे दोनों ही तंदुरुस्त होंगे। पौधा तंदुरुस्त होगा तो निश्चित तौर से दाना भी अच्छा बनेगा, दाने का आकार अच्छा होगा, दाने का वजन अच्छा होगा और उत्पादन भी हमें अच्छा मिलेगा। एक सिंचाई इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस अवस्था में वहाँ पानी की कमी होने से दाने का आकार छोटा रह जाता है, सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है और दाने में वजन नहीं बन पाता, तेल का प्रतिशत कम हो जाता है। ऐसी अवस्था में एक सिंचाई करने से हमें निश्चित तौर से उत्पादन में इजाफा होगा। किसान भाइयों, सिंचाई प्रबंधन के बाद अब बात आती है कीट और रोग नियंत्रण की। तो आप कैसे करें कीट और रोग की रोकथाम, आइए जानते हैं। तो अगर जो किसान ऐसा देखते हैं कि उनकी बोड़ियाँ या जो ऊपर बड़ बन गई है उसमें अगर छेद करके किसी तरीके की इल्ली का या कीड़े का प्रकोप दिखाई देता है, या तो छेद करके उसके दाने का रस पी जाती है, खा लेती है, या फिर उसको नुकसान पहुंचाती है, ऐसी स्थिति में उनको नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक होता है। मेटासिस्टॉक्स एक दवा है, उसका उपयोग कर सकते हैं। क्लोरोपायरीफॉस है, उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। ये दवाएं ऐसी हैं जो कि नियंत्रण के साथ साथ वो उसमें आने की भी संख्या को कम करेगी, जिससे वहाँ किसी भी प्रकार के दूसरे कीट वहाँ नहीं आ पाएंगे और फसल को नुकसान कम से कम मात्रा में हो पाएगा। जहाँ बोड़ियाँ आ गई हैं यानी फूल निकलने के बाद उसके अंदर दाना बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ऐसी स्थिति में इसमें दो तरीके की समस्याएं आती है। एक रस्ट आता है, पत्तियों पर लाल रंग दिखाई देता है या किसी तरीके के काले धब्बे दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में उनका नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक होता है। नियंत्रण के लिए जहाँ रस्ट, जिसको लाल धब्बा है, काला रस्ट है, उसका नियंत्रण सबसे अच्छा तरीका होता है, जैसे सल्फेक्स आता है और उसका अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो इस तरीके की बीमारी का काफ़ी हद तक नियंत्रण हो जाता है और फसल सुरक्षित हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। कभी कभी ये पाउडरी मिल्ड्यू का जहाँ प्रकोप देखा जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू रोग कवक से होने वाला रोग है। इसके कारण पौधों की शाखाओं के सिरों पर भूरा या सफेद आटे जैसा पाउडर दिखाई देता है। रोगी पौधों की पत्तियां गिरने लगती और दाने सिकुड़ जाते हैं।
तो आप कैसे करें इस रोग की रोकथाम, आइए जानते हैं। तो इसमें 2 चीज़ हैं। पहला नंबर है जो कि गंधक युक्त जो भी फफूंदनाशक है उसका उपयोग करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी अपन उपयोग कर सकते हैं। अगर ऐसा लगता है तो मैंकोजेब, इसका उपयोग हमें स्प्रे के रूप में करें। इसकी प्रति लीटर पानी में 2 ग्राम से 3 ग्राम भी अगर हम इसका घोल बनाकर स्प्रे करते हैं तो ये निश्चित तौर से। के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती जायद फसल के रूप में आमतौर पर फरवरी मार्च में की जाती है और इस समय अधिकतर किसान बीजों की सीधी बुआई करते हैं, जिससे फसल एक साथ आती है और उसका बाजार में कम भाव मिलता है, जबकि इस फसल को अगर अगेती लेते हैं तो अधिक लाभ ले सकते हैं। इसलिए आज हम अगेती कद्दू वर्गीय सब्जियों की नर्सरी तैयारी के बारे में जानकारी लाए हैं। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसान भाइयों, जब आप कड़ी मेहनत करके सब्जी या फूलों का अच्छा उत्पादन लेते हैं और उसका आपको बाजार भाव सही नहीं मिलता है तो आर्थिक नुकसान होता है, और ऐसा तभी होता है जब क्षेत्र के सभी किसानों का उत्पादन एक साथ होता है। इसलिए आप सब्जियों या फूलों की खेती में थोड़ा बदलाव लाएं। कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगर बात करें तो गर्मी की फसल के लिए आमतौर पर किसान फरवरी में बीज बोते हैं, जिसे उगने में 5 से 8 दिन का समय लगता है और इस फसल में 45 से 55 दिन बाद उत्पादन आना शुरू होता है। तब सभी किसानों की फसल तैयार होती है, जिसके कारण इन सब्जियों का बाजार भाव गिर जाता है। लेकिन अगर हम इन्हीं बीजों की बुआई संरक्षित दशा में इस समय कर दें और 30 से 35 दिन बाद इसकी रोपाई करें तो इसकी फसल 1 से 1.5 माह पहले मिलेगी, जिसका बाजार भाव निश्चित रूप से अधिक मिलेगा। किसान भाइयों, अगर हम कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात करें तो इसमें लौकी, तुरई, करेला, खीरा, कुम्हड़ा, पेठा इत्यादि फसलें आती हैं। इन फसलों से अच्छी उपज लेने के लिए जरूरी है कि किसान भाई उन्नत प्रजातियों का चयन करें। तो लौकी की सामान्य प्रजातियां काशी गंगा और पूसा नवीन इत्यादि हैं, जिनकी औसत उपज क्षमता 300 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। यदि इनकी संकर प्रजातियों की बात की जाए तो इसमें पंत संकर लौकी, एक पूसा मंजरी, वरद इत्यादि हैं, जिनकी औसत उपज क्षमता 400 से 500 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। तुरई की सामान्य प्रजातियां पूसा सुप्रिया, पूसा चिकनी इत्यादि हैं, जिनकी औसत उपज 120 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। करेला की सामान्य प्रजातियां कोयम्बटूर 2 और कल्याणपुर है, जिनकी औसत उपज 150 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। करेला की संकर प्रजातियां पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2 है, जिनकी उपज क्षमता 200 से 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। खीरा की सामान्य प्रजातियां पॉइंसेट स्ट्रीट 8 और पूसा उदय है, जिनकी औसत उपज 150 से 200 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। खीरा की संकर प्रजातियां पूसा सहयोग, पंत संकर, खीरा 1 अमृत है, जिनकी उपज क्षमता 350 से 400 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। कुम्हड़ा की सामान्य प्रजातियां पूसा विश्वास और पूसा विकास इत्यादि हैं, जिनकी औसत उपज क्षमता 250 से 300 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। कुम्हड़ा की संकर प्रजातियों में पूसा हाइब्रिड 1 है। पेठा की सामान्य प्रजातियां पंत पेठा 1 और कोयम्बटूर 1 है, जिनकी उपज क्षमता 300 से 350 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए आप ऐसे बीजों का चुनाव करें जिसके फल मध्यम आकार के होते हैं। बाजार में तमाम निजी कंपनियां संकर बीज तैयार कर रही हैं। अगर आप संकर बीजों का चुनाव करते हैं तो अच्छी उपज मिलेगी। अगर ये बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं या आप संकर बीज नहीं लगाना चाहते हैं तो सामान्य बीज भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, जहां तक बीज दर की बात है तो लौकी की सामान्य किस्मों का 5 किलोग्राम और संकर किस्मों का 4 किलोग्राम बीज प्रयोग में लाएं। खीरा की सामान्य किस्मों का 3 किलोग्राम और संकर किस्मों का 2 किलोग्राम बीज प्रयोग में लाएं। करेले की सामान्य किस्मों का 7 किलोग्राम और संकर किस्मों का 5 किलोग्राम बीज प्रयोग में लाएं। कुम्हड़ा की सामान्य किस्मों का 6 किलोग्राम और संकर किस्मों का 4 किलोग्राम बीज प्रयोग में लाएं।
पेठा की सामान्य किस्मों का 5 किलोग्राम बीज प्रयोग में लाएं और तुरई की सामान्य किस्मों का 5 किलोग्राम और संकर किस्मों का 4 किलोग्राम बीज प्रयोग में लाएं। किसान भाइयों, बीज का अंकुरण अच्छा हो इसके लिए बीजों को 12 से 15 घंटे तक पानी में भिगोकर रखते हैं और इसके बाद इसे सूती कपड़े या बोरे के टुकड़े में लपेटकर इसे गर्म स्थान पर रखते हैं। जैसे बिना सड़ी गोबर की खाद या भूसे में बीजों को जमाव के लिए 10 से 12 घंटे रखते हैं। इसके बाद बीजों में जब अंकुरण हो जाए तो प्रति किलोग्राम बीज को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से उपचारित करके इसकी बुआई कर देते हैं। अक्सर देखने में आता है कि कुछ किसान भाई सर्दी के मौसम में सब्जियों की अगेती फसल लेने के लिए कम तापमान पर ही बीजों की बिजाई कर देते हैं, जिससे बीज सर्दी के कारण उग नहीं पाते और अगर थोड़ा बहुत उगते भी हैं तो उसकी बढ़वाड़ नहीं हो पाती। ऊपर से पाला पड़ने पर पौध जल जाते हैं और अपेक्षित उपज प्राप्त नहीं होती। इन समस्याओं को देखते हुए सब्जियों की नर्सरी असाधारण वातावरण यानी कि पॉलीहाउस, नेट हाउस, लो टनल या पेड़ के नीचे वैज्ञानिक तकनीक अपनाकर तैयार कर सकते हैं, जिससे बेमौसमी उत्तम गुणवत्ता युक्त पौधे तैयार होंगे। पॉलीहाउस, नेट हाउस, लो टनल में पौध तैयार करने के लिए सबसे पहले ढांचा तैयार करना पड़ता है। उसके बाद 3 भाग कोकोपिट और 1 भाग परलाइट व वर्मीकुलाइट को मिलाकर मिश्रण तैयार करके जर्मिनेशन ट्रे में भर देते हैं। फिर हजारे की द्वारा सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई करने के बाद सभी छिद्रों में 1-1 बीज की बुआई कर देते हैं। बुआई के उपरांत ट्रे को जमाव के लिए लो टनल पॉलीहाउस में रख देते हैं। किसान भाइयों, बीज की बुआई के 35 से 40 दिन के बाद पौध तैयार हो जाती है, जिसकी फरवरी या मार्च माह में रोपाई कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम शेरगढ़, जिला भोपाल के नवीन पाटिल ने। आपने गुलाब की फसल में चूड़िल आस्था रोग की रोकथाम के उपायों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। और पाउडरी मिल्ड्यू आपने जो बताया वो विंटर सीजन का सबसे मेन रोग है। आप बोलिएगा इससे काफ़ी लॉस होती है, क्योंकि इसमें जो फ्लावर की क्वालिटी होती है काफ़ी घट जाती है, अच्छी नहीं, देखने में इसका लुक नहीं होता है अच्छा, तो मार्केट वैल्यू काफ़ी किसान भाई को नहीं मिल पाता है। तो इसकी सही पहचान किसान भाइयों आपको बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले आप जब रोज को देखेंगे, प्लांट को देखेंगे, तो उस पर लगेगा कोई पाउडर, वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का कोई पाउडर छिड़क दिया है। ये शुरू में आपको पत्तियाँ पे दिखेगी और इस समय यदि आप कंट्रोल नहीं करते हैं, सीवियर कंडीशन में ये आपको इवन स्टेम पे और फ्लावर की जो पेटल रहती है उस पर भी आपको दिखेगी, वाइट कलर का पूरा वो होती है। तो ये आपको बताती हूँ कि एक कवक फंगस के कारण होता है, स्वेलाथिका पैनोसा वैरायटी रोजी के कारण, जो कि एक फंगस है और इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। आप यदि सही टाइम पे इनिशियल कंडीशन में नहीं करेंगे तो क्या होगा कि इस बीमारी में क्या होती है कि आपकी पत्तियां पे वाइट कलर का पूरा पाउडर छिड़का हुआ जैसा दिखेगा, बाद में पर्पल कलर का या फिर ग्रे पर्पल कलर का हो जाता है और फिर पत्तियां सूख के नीचे गिरने लगती है। पूरी उसकी पत्तियां देखिएगा, जिस पत्ते पे अटैक हुआ है वो पत्तियां सूख के नीचे आपकी गिर रही है। जो नई आपकी कलियां खिलने वाली है वो ओपन नहीं हो पाती है, कलियां वैसे बंद रह जाएगी और पूरा ब्राउन कलर की हो जाती है उसकी बाहर का पेटल। और फ्लावर की यदि हुआ भी, खिल भी गया तो फ्लावर का जो पेटल्स होते हैं वो प्रॉपर शेप में नहीं रहती है, तो फ्लावर का लुक काफी घट जाता है। गुलाब की फसल में इस अवस्था पर कुछ रोगों का भी प्रकोप होता है और इन रोगों के आक्रमण से पौधों की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित हो जाती है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और ऐसी फसल से फूलों का उत्पादन भी कम प्राप्त होता है। इसलिए इन रोगों का सही समय पर नियंत्रण करें।
इसके लिए आप सबसे पहले इसकी रोकथाम कैसे कीजिए? तो इसकी रोकथाम के लिए कि जैसे ही आपको पहला आपके खेत में पहला ही रोग की बीमारी दिखे तो आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होगी खेत में, जिसकी खेत है ना। इसलिए किसान भाइयों के ये नहीं कि लगाएं और फिर हार्वेस्टिंग के टाइम में जाएं, आप बीच बीच में देखते रहिए। तो जैसे ही इस तरह का देखें कि पत्ते पे व्हाइट कलर का आ रहा है, उसी समय आप क्या कीजिए, वैसे पौधे को उखाड़ के गाड़ दीजिए जमीन के अंदर। और फिर क्या कीजिए, यहाँ पे आप यदि इनिशियल कंडीशन में है तो आप एक पानी भी स्प्रे कर देंगे तो हो जाएगा, छिड़क दीजिएगा। और यदि नहीं है तो आप क्या कीजिएगा कि बेकिंग पाउडर आता है, वो नीम ऑयल के साथ मिला के उसको भी छिड़क देने से काफ़ी कंट्रोल होता है इस बीमारी से। नहीं तो हमारे यहाँ केमिकल भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे मिथाइलफिनेट और आपका COC है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, आप ये सब स्प्रे कर सकते हैं। एक सल्फर डस्ट आता है जो कि काफ़ी मतलब कि काफ़ी नियंत्रण, काफ़ी मैनेजमेंट देता है इस क्रॉप के लिए। तो आप सल्फर डस्टिंग भी कर सकते हैं, जो कि पॉडरी मिल्ड्यू के लिए बहुत ही कारगर उपाय है। तो इस तरह का उपाय लेकर आप पॉडरी मिल्ड्यू से निदान प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी अपने फ्लावर का मार्केट वैल्यू पा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।